क्या फार्मूला बनाया है आपने सिंध मुतासरीन के लिए? तो जो पाकिस्तानी है वो बहुत मुश्किल में है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं इससे आगे अब नहीं जाऊंगा। जो सहाफी हैं जो ये फायदे लेते हैं ब्लैकमेल करके, इनको तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। कराची में 10,000 में तो वो अजीब से ढोल वाले आते हैं, पीले पीले कपड़े पहने हुए होते हैं, गोल। बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं, इनकी भी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। बरतानिया का जो ताज है वो मलका के सर से उतर के अब बादशाह के सर पे आ रहा है। क्लियर कर दें, कुछ मर्द हजरात खुश हो गए होंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। होना भी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं हफ्ते का पहला दिन है आप सबका और सुबह का आगाज़ आज आपका बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बखैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और क्योंकि जैसे तलहा आज का फर्स्ट डे है तो मैं डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स के साथ और वेलकम भी कहना चाहूँगी एक बहुत ही मारूफ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है बतौर एंकर पर्सन और वो बोल न्यूज़ की फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। इस पर उनका भी इज़हार तशक्कुर आया है। उन्होंने कहा है कि खुशी है कि हक़ और सच आवाम तक पहुँचाने में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना हूँ और हमारी जानिब से भी यानी कि बोल न्यूज़ नेटवर्क की टीम से और मेरी दुनिया है बोल की टीम की जानिब से हम इमरान रियाज साहब को वेलकम अबॉर्ड कहते हैं और उनको वेलकम कहते हैं कि हमारी फैमिली का पार्ट बने। बहुत ही खुशी की बात है और एक नई एडिशन हमारी फैमिली में एक बहुत अच्छा है। तलहा यकीनन इमरान रियाज खान मशहूर हैं सच और हक का साथ देने के लिए। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो हमेशा इसी जज्बे के साथ सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। सहाफ़ती फ़राइज़ का जिक्र हुआ है तो कुछ आज की खबरें बर्दा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने प्रोग्राम से पहले अखबार पढ़ लिया है और मुझे अखबार पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि ये मैं कौन रहता हूँ, क्या ये पाकिस्तान है, ये क्या है। आज की मैंने खबर पढ़ी कि एक 20 साला लड़की को रेप करते हुए उसके बाप को गिरफ्तार किया है। उकाड़ा दीपालपुर से खबर आई थी, पर लड़की ने एतराफ़ किया कि वो 1 साल से उसका बाप उसकी इज्जत लूट रहा था। 20 साल एक लड़की ने कराची में खुदकुशी कर ली क्योंकि उसका बाप उस पर जुल्म करता था। वो अपने बाप को छोड़ के आ गई थी, एक फॉस्टर फादर के साथ रह रही थी और वो फॉस्टर फादर जो उसका ख्याल रखता था, जो उसका गार्डियन था, 2 साल पहले लापता हो गया। नादरा में गई NIC बनवाने, NIC नहीं बनवा सकी, खुदकुशी कर ली उसने। अफसोस के साथ पता नहीं उसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। रावलपिंडी से खबर आई जहां पर एक शख्स जहनी माजूर लोगों को नौकरी पे रखता है भीख मंगवाने के लिए और फिर वो उनका फड्डा हो गया कोई किसी पैसों के ऊपर। वो जो माजूर लोग थे जो कमा के आ रहे थे सब उनसे ले लेता था। फिर झगड़े की वजह से पुलिस को मालूम पड़ा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। स्कूल टीचर था गुज्जर खान में जो कि स्कूल के अंदर नाजेबा हरकत कर रहा था। बच्चों ने जाके कंप्लेन की, फिर पुलिस ने एक्शन में आई, उसको गिरफ्तार किया। तालिबान के नुमाइंदे कराची से पकड़े जा रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, रोज लोग गोलियों का निशाना बन रहे हैं। ना जाने क्यों हमारी सोसाइटी इतनी बुरी हो गई है, लेकिन सैडली बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम किसी और चीज़ में मसरूफ़ हैं। हम सियासत में मसरूफ़ हैं, हम नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। हमारी सोसाइटी इस वक्त तबाही के दहाने पर है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कोई टॉप स्टोरीज भी तैयार की हुई हैं। वर्दा हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास टॉप स्टोरीज हैं और बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन तलहा ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक कंटिन्यू बात करना चाहूँगी कि सही है ये बात, हम जिस तबाही के दहाने पर खड़े हैं ये बात हकीकत है, लेकिन हम चाहते हैं कि सुबह सुबह हम थोड़ा सा एक लाइटर टोन के साथ स्टार्ट किया जाए शो, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। हम न्यूज़ में भी हर वक्त देखते रहते हैं, आगे शो में भी हम आपको इससे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा न्यूज़ से अलग हो और आपको आज बताऊँ कि थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे कि हम सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों बरतानिया के दौरे पे हैं और अपने गैर मुल्की दौरे में उन्होंने रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात की है। मगर क्या किया उन्होंने? पुतिन से मुलाकात उस समरकंद में हुई थी। ऑफ कोर्स बरतानिया में तो पुतिन को आने नहीं दिया गया, मुल्क बरतानिया के फ्यूनरल पे भी उनकी फिल्म मुलाकात। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने किया क्या है कि एक बरतानिया में एक लाफ्टर शो है जिसमें मजाक उड़ाया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का मजाक क्यों उड़ाया गया है, आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो भी देखिए। एक्चुअली हुआ ये था कि आपके साथ भी हम शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स को, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त वीडियो भी आ रही है कि एक ट्रांसलेटर ईयरपीस होता है जो शहबाज शरीफ साहब से लग नहीं रहा था। आई डोंट नो उनको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही थी वो ट्रांसलेटर ईयरपीस लगाने में कि वो बार बार गिरे जा रहा था। लेकिन उससे बड़ी बात ये है, चले वो गिर रहा था लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज तलहा आपको किसी की याद नहीं दिला रही।
प्लीज मैं चाहूंगी कि दोबारा से लगाएं, जिस तरह से वो पैर जोड़े हैं एकदम से, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज किसकी याद दिला रही है तला? नोट कीजिएगा। नवाज शरीफ की, मिस्टर बीन की। अब पहुंच गए आप, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्लिप। ये देखिए ये अच्छा, एक कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी झलकता है। बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट इस तरह की मीटिंग्स में। अच्छा, मुझे प्यूटिन की आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं, जिस तरीके से प्यूटिन देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो लग ये रहा है कि अच्छा भाई लगा लो कुछ तो मेरी बातें तुम्हें समझ में आए। फिर गिरेगा ये गिरा। ये देखें, तो ये देखिए, और ये इतना हंस रहा, उन्होंने मजाकिया तौर पे ये बात कही है कि ये हैं पाकिस्तानी 200 करोड़ अवाम के वजीर आजम शहबाज शरीफ। सीरियसली, लाइक आप देखें, हाय, हमारे हुक्मरान बता रहे हैं हमारा मुल्क का हाल क्या है, और ऐसा ही हमारे मुल्क का हाल इन्होंने कर दिया। यकीनन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जब वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो व्हाट इज देयर बिहेवियर, व्हाट इज देयर बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बट सैडली ये लोग नहीं सुधरेंगे, मुझे तो यही लगता है नहीं सुधरेंगे। तला, हम बड़ी खबर पे चलते हैं, क्या करें, बड़ी खबर पे चलते हैं। बोल न्यूज एक बार फिर करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज बना। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तीसरी बार टेलीथॉन। दुनिया भर से पाकिस्तानियों का सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों के लिए भारी माली इमदाद का ऐलान। फौजियों जैसी चाल ढाल, कई शहरों में धूम मचाने वाले लकी बैंड के अंसारी ब्रदर्स आज बनेंगे दुनिया बोल है के मेहमान। पाक बरतानिया T20 सीरीज में सिर्फ एक दिन बाकी, कराची का मैदान शायकीन से भरने का पूरा इम्कान। आखिरी मैच के तमाम टिकट्स एक हफ्ते पहले ही फरोख्त हो चुके। और मलका एलिजाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात की अदायगी का वक्त आ गया। लंदन में दुनिया भर के रहनुमाओं और शाही खानदानों से भर गया। बरतानिया में 150 सिनेमा घरों में लाखों अफराद की आमद। आखिरी रसूमात की अदायगी की बराह रास्त मनाजिर दिखाए जाएंगे। तब आपको आगाह करते हैं आजकल की अपडेट से कि जनाब हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि बोल न्यूज़ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है, और बतौर नंबर 1 चैनल हम अपने हर मुश्किल, हर परेशानी में सबसे आगे खड़े हैं अपने हमवतनों के साथ। और इस वक्त मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों से जिस तरह की परेशानियां हैं और जिस तकलीफ से हमारा मुल्क और हमारे भाई बहन गुजर रहे हैं, तो इस मुश्किल वक्त में भी बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है तलहा। और कल एक और टेलीथॉन की गई है इमरान खान साहब के साथ, उसको हमने बराह रास्त दिखाया है। और इस सिलसिले में फलाही तंजीमें हों या हुकूमती फंड्स हों, इनफरादी कोशिशें हों, बोल न्यूज़ हमेशा पेश रहता है। यकीनन बोल और पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं और दिल वाले बसते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए दर्द है, प्यार है, वो मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मदद की बड़ी ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है। 3-3.5 करोड़ लोग खुले आसमानों तले बैठे हुए हैं, ना खाने को है उनको रोज़ाना की 3 वक्त की रोटी। पहले इंसानों के लिए मच्छरदानियाँ चाहिए थी, अब जानवरों के लिए भी मच्छरदानियाँ चाहिए हैं, क्योंकि मच्छर इतनी बड़ी तादाद में हो गए हैं कि वो जानवरों को भी ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी मुराद अली शाह साहब की, वज़ीर आला सिंध की, जो गए थे नौडेरो। नौडेरो में हम जानते हैं गड़ी खुदा बख्श में बड़ा मज़ार है भुट्टोज़ का, और ये वो मज़ार की वीडियो है कि मुराद अली शाह साहब मज़ार के अंदर जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि भुट्टो के अपने मज़ार के अंदर इतना पानी खड़ा हुआ है कि उनके जो शलवार है वो गीली हो चुकी है, पैर उनके गीले हैं, ये पानी भरा हुआ है, ये देखिए। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि जब ये अपने घर के अंदर से पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिल्कुल घर के साथ ही गड़ी खुदा बख्श का ये मज़ार है, अब वहां से घर के अंदर से पानी नहीं निकाल सकते, पूरे सिंध से क्या पानी निकालेंगे। हर मैदानी इलाके में इस वक्त पानी खड़ा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग डेंगू से मुतासर हैं, जल्दी अमराज हो गए हैं, हैजा, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, हर किस्म की बीमारी फैल रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। वर्दा वो तो हमें साफ दिख रहा है तलहा। हम हमेशा अपने शो में कहते हैं और आप तो खास तौर पे जिक्र करते हैं कि जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। और इसीलिए यही वजह है कि सिंध में इतनी बुरी सूरत हाल है इस वक्त। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि सिंध में सिर्फ एक अलग ही, इसको कोई मैं कहूँगी कि कुछ एक सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है, या चाह रहे हैं कि लोग यहाँ से निकल जाएँ, मुंतकली हो जाए, माइग्रेट कर जाए। लोग के इतना मुश्किल कर दिया यहाँ पे रहने के लिए लोगों को कि रहने नहीं दे रहे, परेशान कर दिया। एक और स्कैम भी सामने आया वर्दा, मैं चाहूंगा अपने व्यूअर्स को उसके बारे में भी अपडेट करूं। राजा उमर खत्ताब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिंध के बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं और हमेशा हमने देखा है कि बड़े बड़े स्कैम्स अनकवर कर रहे होते हैं। इस दफा उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें यह कहा है कि पाकिस्तान में एक स्कैम इस वक्त शुरू हुआ है कि लोग फोन करते हैं
और कहते हैं कि मैं थाने से बात कर रहा हूं, आपका रिश्तेदार हमारे यहाँ गिरफ्तार है, उसके ऊपर फला फला केस बन गया है मनशियात का, इसका उसका, और आप फौरन से पैसे भेजें, नहीं तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और फिर एक आपके रोते हुए बंदे से बात कराई जाती है कि जी अब्बू मैं बात कर रहा हूं, जी चाचा, जी मामा, वो कोई भी रिश्ता बना लेके उनको कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे पैसे बटोरते हैं। तो राजा उमर खत्ताब ने यह अपील की है लोगों से कि होशियार रहें, मोहतात रहें, और जब भी किसी को ऐसी कोई कॉल मौसूल हो जिसके अंदर वो एकदम से उनका कोई पुलिस वाला सामने से बात कर रहा हो और कहे मैं किसी थाने से कॉल कर रहा हूं और आप फौरन से रकम भेजिए वरना आपका फला रिश्तेदार मुश्किल में फंस जाएगा, पैसे मत ट्रांसफर कीजिएगा, पहले मकामी पुलिस से राब्ता कीजिएगा, अपने रिश्तेदार से उसके लोकल नंबर पर राब्ता कीजिएगा, उसका नंबर बंद आ रहा हो तो किसी और रिश्तेदार से, लेकिन ऐसे बेवकूफ ना बनिएगा। ऐसे कॉन आर्टिस्ट, स्कैमर्स इस वक्त पाकिस्तान में बड़े मुतहर्रिक हैं और सिंध पुलिस में ही ये सब तमाम चीजें हो रही हैं, यहीं पर ही सारे स्कैम्स हो रहे हैं, यहाँ के पुलिस स्टेशन से इस तरह की कॉल्स की जा रही हैं। जब वहां से ऐसा हो रहा है, रावलपिंडी से भी कॉल्स आ रही है, तो नॉट जस्ट सिंध पुलिस, ऑल ओवर पाकिस्तान। ओके ऑल ओवर से आ रही हैं, ठीक है जी। ना हम बात कर रहे थे यहाँ पे सलाम मुतासिरीन की। अच्छा ये भी स्कैम्स हो रहा है तलहा कि सलाम मुतासिरीन घरों पे आके बेले बजा रहे हैं और फिर उसके बाद लूट मार भी कर रहे हैं, डकैतियां भी हो रही हैं, ये भी एक स्कैम हो रहा है। मैंने पहले भी अपने शो पे अनाउंस किया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज रात में लेट नाइट 10 साढ़े 10 बजे कोई घर की आपकी बेल बजाता है सलाम मुतासिरीन का कहने के लिए कि हमारी हेल्प कीजिए, तो प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा। सिंध में इस वक्त सलाम मुतासिरीन का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि बोल न्यूज़ ने इस मुश्किल घड़ी में अपने हमवतनों के साथ जो है वो खड़े रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी बोल ने सलाम मुतासिरीन की बहाली के लिए 50 करोड़ की इमदाद जमा की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, लेकिन वो इन 50 करोड़ को किस तरह से तकसीम करेंगे आगे सलाम मुतासिरीन की मदद के लिए, स्पेशली सिंध में, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हसन खावर साहब हैं हमारे साथ, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और उनसे जानेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब, और सामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, सीनियर तजियाकार हैं हमारे। और सबसे पहले तो मैं कहूंगी हसन खावर साहब ये बताइए कि जो 50 करोड़ की इमदाद इकट्ठी की गई है बोल न्यूज़ की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरह से क्या फार्मूला बनाया है आपने सिंध मुतासिरीन के लिए? देखिए मैं तो इस वक्त बोल को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, बल्कि उन तमाम टीवी चैनल्स को, उन इदारों को, उन मुखय्यर हजरात को, उन पार्टीज़ को जो इस कार्य खैर में हाथ बटा रहे हैं और लोगों के लिए इमदाद जमा कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें हर शख्स को, हर पार्टी को, हर इदारे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बाकी चैनल्स को भी आपकी तक करनी चाहिए। सही है, ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि कुछ सियासत की अगर हम बात करें तो बाखबर ज़राए से इत्तलात है कि खान साहब सितंबर के आखिर में लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, लेकिन इस्लामाबाद शायद कल भी वहाँ पे एक अहम मीटिंग्स हुई हैं इस हवाले से जिसमें आप भी शामिल थे, और इतवार को भी जो कहा गया है कि पंजाब में भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। बैकडोर से ये खबरें आ रही हैं कि सितंबर के एंड में कोई कॉल दे दी जाएगी। तो हसन खावर साहब को क्या लग रहा है कि सितंबर का एंड जो है वो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ ख़तरनाक साबित हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे इसमें? देखिए जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त मुल्क को इंतखाब की ज़रूरत है, फौरी और फेयर इलेक्शन की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। अब किसी वजह से अगर ये इंतखाबात नहीं होते या जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये बात समझ नहीं आती, तो जाहिर है कि हमने उसके लिए एहतजाज भी करेंगे, उसके लिए लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। पार्टी के अंदर मुकम्मल तैयारी मौजूद है, और खान साहब की अगर कॉल आएगी और जब आएगी तो पूरे ज़ोरों शोर से उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। राइट, उसामा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा ये बताइए, सितंबर की बातें हो रही हैं तो मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी थी जिसमें जर्मनी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे थे कि सितंबर के आखिर में, डेट भी दे रहे थे क्योंकि 24 सितंबर को बहुत कुछ होने वाला है, रेडी रहिएगा। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं सितंबर बड़ा सितमगर साबित हो रहा है। बरतानिया में हम देख रहे हैं कि मलका का ताज अब बादशाह के सर पे सजने वाला है। तो सितंबर इज हैपनिंग मंथ, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर उसामा? एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। बहुत शुक्रिया आपका, हसन साहब को, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और देखिए सितंबर के हवाले से एक तो ये कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं इससे आगे अब नहीं जाऊंगा, ये सितंबर तक वो कॉल दे देंगे, सितंबर के एंड तक। तो वो इसलिए उन्होंने कहा है कि लगता है कि तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी ये है, सोच ये है कि इस हद तक नौबत ना आए और अब कोई लॉन्ग मार्च ना किया जाए। लेकिन वो ये वक्त दे रहे हैं। और शेख रशीद साहब की बात करें तो वो तारीख देने के हवाले से बड़े मशहूर है। वो 15 अक्टूबर कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक अगर मामला तय ना होए
हुए तो फिर वो कहते हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब शायद सितंबर के आखिर में अगर कॉल दी जाती है, अगर इसकी जरूरत पड़ती है, मेरा जाती ख्याल ये है कि शायद इसकी नौबत नहीं आएगी। मेरा जाती ख्याल ये है, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अच्छा, 15 सितंबर के एंड पर वो कॉल देंगे और फिर कोई 15 अक्टूबर के सितंबर के एंड पर कॉल देंगे और फिर 15 अक्टूबर के बाद की वो होगी कोई तारीख। क्यों मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी? अगर आप देखें कि अभी राना सनाउल्लाह साहब को कहा गया है वजीर आजम की तरफ से कि भागो जाओ और MQM से जाकर बात करो। MQM जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वजारतें लेने के बावजूद 70 से ज्यादा काबीना हो चुकी है, उसके बावजूद उन पर अपने कारकुनों का प्रेशर आता जा रहा है, क्योंकि ऊपर रहनुमा तो रह गए हैं लेकिन नीचे से पार्टी खिसक गई है, निकल गई है। उनके वोटर पहले निकल गए, अब उनके कारकुन भी जा रहे हैं। तो MQM हो या इस्लाम आमी पार्टी हो, वो किसी भी वक्त साथ छोड़ सकती है। और इन्होंने कोशिश की थी कि 9 हल्कों से हम इलेक्शन अब जीत जाएंगे, कोई 1-2 हजार का फर्क है, तहरीक इंसाफ को हरा देंगे तो वहां से हमें कुशन मिल जाएगा। अगर इस तरह की कोई पार्टी निकलती भी है तो हमारे पास जरा मेजोरिटी इतनी रहेगी कि अगर हमारे पास लोग कम भी हो जाते हैं, इत्तेमाद का वोट लेने का सदर कह भी देते हैं तो हम सेफ रहे। वहां पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया 9 के 9 हल्कों से, वो डिले भी हो लेकिन वो फिर भी हो जाएंगे। तो लिहाजा कोई पार्टी भी किसी भी वक्त इधर उधर हो सकती है। एक पार्टी ने भी अगर साथ छोड़ा, चाहे मेंगल साहब है कोई और जमात, तो ये धड़ाम से सारी हुकूमत ये गिर जाएगी। तो मुझे इसलिए लगता है कि शायद लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी और उससे पहले ही ये हुकूमत चली जाएगी। और जो लोग महंगाई का कहकर छोड़ के गए थे इमरान खान साहब को, वो जो 12-16% पे महंगाई थी आज वो 50% को क्रॉस कर गई है। तो लिहाजा किसी वक्त हुकूमत गिर सकती है। लेकिन अच्छा उसामा, यहाँ पे मैं एक सवाल दोबारा से आपसे कहूंगी कि जवाब चाहूंगी उसका। आपको क्या लग रहा है कि 24 सितंबर की डेट क्यों कहा गया है कि 24 सितंबर याद रहेगी? जैसे तलहा ने भी कहा कि पार्लियामेंट में इस तरह की जर्मनी में बात की गई है। आपको कुछ लग रहा है कि फिर से कोई एक बैरूनी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ प्लानिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से 24 सितंबर को हाईलाइट किया गया है? अभी तो लटिंग का चर्चा है और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नवंबर के हवाले बात कर दी है और जीता का है। अच्छा, उसमें दिलचस्प बात जो मुझे ये लगी कि पंजाब हुकूमत गिराने पर भी मुशावरत की है। अब आप देखिए कि वो जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब बता कि एक सोच रख रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जिस तरह वो एक मजहब कार्ड और वो फिर अब भी कह रहे हैं कि अब ये फितना है, अब ये दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन हकीकत यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी जमात का दोबारा आना इस वक्त मुश्किल लग रहा है। सबको नजर आ रहा है इमरान मकबूल हो गए हैं। तो अब जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दरमियान मीटिंग हुई है, वो ये स्ट्रेटजी है कि अपनी हुकूमत कैसे बचाई जा सकती है, हमने अपना वक्त पूरा करना है। तो इसकी वजह वो ये है कि उनको ये लग रहा है कि आज अगर इलेक्शन होते हैं, आज से मुराद ये कि अभी अगले चंद दिन में इलेक्शन अनाउंस होते हैं, 2 से 3 माह में इलेक्शन अगर हो जाते हैं, तो किसी भी सूरत में ये सारी जमातें मिलकर भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। उसामा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम कम है। उसामा, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आज की एक शायद सुर्खी है आसिफ अली जरदारी साहब के नाम से कि आर्मी चीफ का चुनाव जो है उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सितंबर के आखिर में मेरे ख्याल से अब नए आर्मी चीफ के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जो लीगल प्रोसेस है, तरीक़ेकार है आइन के मुताबिक, वो हरकत में आ जाएगा। और कब तक मुकम्मल हो जाएगा उसामा ये फैसला? मुझे तो ये नवंबर के आखिर तक जाता दिखाई दे रहा है। जाता हुआ लग रहा है। सही। अच्छा जी नहीं, मैं हसन खबर की तरफ बढ़ना चाहूँगी, उनसे सवाल करना चाहूँगी कि हसन खबर साहब, 3 जो है एहतजाज को लेकर बहुत ज़्यादा उनका मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सैलाबी सूरत हाल है उसमें एहतजाज और सियासत करना बेहतर अमल नहीं है। लेकिन जैसे कि आपकी जमात सड़कों पर आ गई और कॉल दे दी लॉन्ग मार्च की, तो आपको क्या लग रहा है कि मुखालिफिन के इस बयानिए का आप दिफा कैसे करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ उन सियासी जमातों का बयानिया है जो इस वक्त जिनके लोग जो हैं अपने दिलों में दबके हुए हैं और इस उम्मीद पे हैं कि उनके हाथ से किसी तरह हुकूमत ना जाए और उस खौफ का शिकार है कि वो हुकूमत से बाहर आ जाएंगे और उनकी सियासत की दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। देखें, अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त हालात देखें तो ये बात सच है कि पाकिस्तान में बड़े तबाहकुन सैलाब आए हैं और लोग उनसे बहुत मुतासर हुए हैं। और इसीलिए आपको पता है कि इमरान खान साहब ने बजाते खुद 3 टेलीथॉन्स किए हैं ताकि उन लोगों की इमदाद की जा सके और रिकॉर्ड पैसे जमा किए हैं। तो इसलिए हम बढ़ चढ़ के उसमें हाथ बटा रहे हैं। हमारी तमाम सूबाई हुकूमतें जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है उनको खान साहब की हिदायत है कि वो बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लें और किसी किस्म की कोई शिकायत ना आए और तमाम वसाइल को बरूए कार लें। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अवाम को देखते हैं तो वो इस वक्त बहुत सारे मसाइल से नबुर्द आज़मा है। उसके अंदर जाहिर है कि सैलाब भी हैं, उसके अंदर महंगाई भी है, उसके अंदर जो जमहूरियत पे डाका डाला गया है वो भी है, पाकिस्तान की जो मईशत है वो जो तबाही के दहाने पे खड़ी है वो भी एक मसला है।
और ये तमाम मसले जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन हैं, और हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक मसले पे जाएं और बाकी मसाइल को छोड़ दें। हमें तमाम मसाइल के हल की तरफ एक तरफ जाना है। तो जो सैलाब के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत शुक्रिया अहसान खावर साहब, उसामा गाजी साहब, आप दोनों ने कीमती वक्त हमें दिया और बात इस वक्त क्लियर है, क्रिस्टल है कि हुक्मरान सियासत में लगे हैं, ज़रूरत है सैलाब ज़दगान की मदद की। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के और दुनिया के हालात हैं, अगर सियासी मैदान को हमने सही नहीं किया तो मुआशी मैदान सही नहीं होगा, मुआशी मैदान सही नहीं हुआ तो ये सैलाब ज़दगान कभी अपने घर वापस लौट नहीं पाएंगे। चलो, और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं कुछ ट्वीट्स की। तला, आपने देखा है फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है? दिखाइए, मैंने नहीं देखा। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि चौधरी फवाद हुसैन, इसके ट्वीट में कहा गया है कि इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड्स मुख्तलिफ सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात की बंदरवाट का शिकार हैं। फवाद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गई हैं और अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दी गई है। ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नून लीग का अहम हथियार है जिसे वो हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जंग ग्रुप और नून लीग के चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है और राना शमीम का माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, ये कोई गलती या ज़बान नहीं फिसली। जी हाँ, ये तो मुनज़्ज़म अंदाज में ये तरीक़ेकार वारदात हमेशा से रहा है। माफियाज, कार्टेल्स हैं जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, अदलिया और इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि इदारे खामोश क्यों हैं, इदारे हरकत में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं ये जो प्लानिंग के तहत, सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत साजिश की जा रही है, मुल्क के खिलाफ सहाफ़ियों को ख़रीदा जा रहा है, लिफाफे बांटे जा रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है भाई, ये आपका मेरा दिया हुआ पैसा है, इन्होंने अपने घर में पैदा नहीं किया है, इनमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, हम और आप पैसे देते हैं और हमारा पैसा है। बड़ा मैं परेशान होता हूँ इस बात से। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जी करोड़ों रुपए के एड्स चल रहे हैं, भाई ये करोड़ों रुपए उनमें बांट देते ना, एड चलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं। प्रमोशन भी तो जरूरी है। तलहा, कैसे बातें करती हैं आपने तलहा? सॉरी बरदा, बस सॉरी, ये प्रमोशन, ये मार्केटिंग हमें बहुत महंगी पड़ रही है, बहुत नुकसानदेह हमारे लिए, अल्लाह इनको होश के नाखून दे। जी, लेकिन इस ट्वीट के बारे में हम खुद बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से कि वो क्या कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे फवाद साहब इस ट्वीट के बारे में? आप सारा जो पॉलिटिकल लॉट है इन्होंने सीखा ये है कि किस तरह से करप्ट करके इदारों को, लोगों को अपने फायदे लेना, उसी जो पॉलिसी है उसी को ये जारी रखे हुए हैं। पहले आपने देखा इन्होंने मीडिया स्ट्रेटजी सेल बनाया, उसमें इन्होंने सारे जो लोग हैं उनको इन्होंने जो है वो वहाँ पे अकोमोडेट किया। इससे पहले भी ये लोग, ये आप लंबी लॉट देखते हैं जिनको इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ, अब इन सबको उन्होंने जो है वो यहाँ पे अकोमोडेट करने का एक नया तरीका बनाया है कि जो क्रिकेट ग्राउंड हैं ये तलत हुसैन में, बाकी साफियों में इस तरह से बांट दिए गए हैं। तो बिल्कुल ये एक मजाक है और मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और ना सिर्फ ये कि इस हुकूमत से होना चाहिए, बल्कि ये जो सारे जो सहाफ़ी हैं जो ये फ़ायदे लेते हैं ब्लैकमेल करके, इनको तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो बिल्कुल उनका कोई किरदार ही नहीं है, वो खुद भी जो है वो तो लगता ये है कि करप्शन को इनकरेज कर रही है। और जाहिर है कि आपको इन्हें जब तक अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे सही। लेकिन जंग ग्रुप और नून लीग की जानिब से चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर आया हो गई है। इस तरह से ये पार्टी क्या मकसद हासिल करना चाह रही है? बिल्कुल मकसद इसका सिर्फ यही है कि उस वक्त खैर वो जो मुहिम थी वो एक बड़ी सोची समझी स्कीम का हिस्सा थी, जिसमें जब मरियम नवाज जो हैं उनको एक उन्होंने उसकी अपील जो थी उसमें ये रिक्यूज करवाना चाहते थे जस्टिस आमिर फारूक को, और उन्होंने उस वक्त ये मुहिम जो है शुरू की थी। और उसका मकसद ये था कि जज साहब जो है रिक्यूज कर दें, वो अपील जो है उसका फैसला ना हो। तो उसमें वो कामयाब रहे और एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारा मामला जो है वो चलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया अपनी ट्वीट के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने ये ट्वीट क्यों करी। और तला यकीनन सोचने की बात है कि मुल्क इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम मज़ीद इस डायरेक्शन में और कितना जा सकते हैं, क्योंकि इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा, इंसाफ लोगों को मिलना होगा। बहुत सारे वकील हज़रात मिलते हैं, कहते हैं अदालतों में फ़ैसले होते हैं, इंसाफ नहीं होता। ये इंसाफ ना हुआ
तो फिर अदल ना हुआ सोसाइटी में तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और फिर चोरी चकारी 2 नंबरी सब बढ़ेंगी। और सियासी मैदान के अंदर भी हम ये देख रहे हैं जो लीडरान हैं, अगर उनकी जानिब से अच्छे इकदाम नहीं किए जाएंगे, उनकी जानिब से हम झूठ का पलंदा देखेंगे, मैनिपुलेशन देखेंगे, चोरी चकारी करप्शन, और अवाम का पैसा खाते हुए, पाकिस्तान का पैसा खाते हुए बाहर अपने एहसास बनाते रहेंगे, तो फिर ऐसा मजीद चल नहीं सकता। तो सोशल मीडिया की बात करते हैं, वर्दा आपके पास कुछ हीरो पाकिस्तानी भी है, मैंने सुना। हाँ, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं। आजकल आप अगर जानते हो तो अंसारी ब्रदर्स का काफ़ी चर्चा हुआ है सोशल मीडिया पे आजकल। उसकी वजह ये है कि इनकी चाल जो है, चाल ढाल पूरी फौजियों जैसी है, और इन्हीं के अंदाज में वो सलामी पेश करते हैं। और यूजली ये बैंड है बेसिकली एक, लेकिन उनका स्टाइल और उनका तरीक़ेकार जो है वो उन्हीं के अंदाज में है। हमारे पास वीडियो है तो मैं चाहूँगी कि वीडियो भी दिखाएं, पैकेज दिखाएं आपको, उनकी सलाहियतों का किस तरह से वो लोहा मनवा रहे हैं, इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगा। नई चमकती सफेद वर्दी, सर पर दूल्हों वाला कुला और हाथ में स्टिक घुमाती, ये फैसलाबाद की बैंड टीम है जो आजकल अपने काम से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। खुर्रम और फैसल ने 2 साल कबल अपने बैंड की टीम बनाई जो अपने मुनफरिद काम और खूबसूरत वर्दियों के बाइस दिनों में मकबूलियत की बुलंदियों को छूने लगी। पहले शौक था नौकरी का, नौकरी नहीं मिली, फिर 2 साल से ना हमने ये मिशन बनाया कि काम करना है और सिर्फ काम करना है, पाकिस्तान में अपना नाम करना है। तो फिर हमने अपने अंदर देखा कि हम बैंड के अंदर क्या चेंजिंग लेके आए। तो माशाल्लाह अब आपके सामने ये यूनिफॉर्म है, लड़के हैं आपके सामने, लेबर माशाल्लाह हमारी इतनी अच्छी है, लड़के अपने रखे हुए पर्सनल अपने काम पे जाते हैं, लेवल का काम करके आते हैं कि यार अगला बंदा देखे। मुलाजमत ना मिलने के बायस दोनों भाइयों ने इस खानदानी पेशे को अपनाया और आज के जदीद तर्ज पर इस्तेवार किया, जिसे अवाम ने भी बेपनाह मकबूलियत बख्शी। लकी बैंड की ये टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने फ़न का मुजाहरा कर चुकी है। हमारा बैंड का काम तब भी एक लेवल पर था, अच्छा था, लेकिन उसके बाद मैं और भाई ने अपना प्लान बनाया कि अब ना काम हट के करना है सबसे। तो हमने माशाल्लाह ये आप यूनिफॉर्म देख रहे हैं, हमने पहले ये बनवाई, बड़ी इज़्ज़त दी अल्लाह पाक की ज़ात ने। आउट ऑफ सिटीज़ में, मतलब पाकिस्तान के सभी सिटी में माशाल्लाह हमने काम किया है। सोशल मीडिया और टिकटॉक पर भी लकी बैंड की परस्तारों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो इन भाइयों के फ़न की हौसला अफजाई करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ अवेश सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। वेरी डिफरेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट। मास्टर फैसल और मास्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं, लकी बैंड के मास्टर्स हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम और फैसल, वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहले ये बताइए कि एक डिफरेंट अंदाज में जो आप लोगों ने एक यूनिफॉर्म वेयर किया है और एक बैंड बनाया है, अंदाज आपका बिल्कुल निराला है, तो किस तरह से आपने सोचा इसके बारे में? ये मैडम हमने मतलब जब ये काम शुरू किया, मतलब ना हमें जॉब नहीं मिली थी। मैं माशाल्लाह खुद ग्रेजुएशन हूँ, तो हमें जॉब नहीं मिली। बाबा जानी बैंड का काम करते थे, तो बैंड का काम करते थे तो फिर हमने ना जॉब जब नहीं मिली तो हमने ये चीज़ सोची कि हम अपना काम इंशाल्लाह फिर अब हट के सबसे करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हमारे बैंड का नाम हो। सही, और आपने ये मुनफरद तरीक़ाकार अपनाया जिसकी वजह से आज वाकई लकी बैंड का पूरी दुनिया में नाम है और बहुत ज़्यादा चर्चे हैं सोशल मीडिया पे आपके। अच्छा, आप दोनों भाई हैं, फैसल और खुर्रम? जी हमारा जी आप दोनों भाई हैं ना? और जी दोनों भाई हैं। दोनों भाई। और कितना अर्सा पुराना काम है ये आपका, वालिद साहब के ज़माने से, जो आप लोगों ने एक नए अंदाज में पेश किया है? ये मैडम वालिद साहब 26 साल से ये काम करते थे। अच्छा। हम दोनों भाई पढ़ते थे, तो काफ़ी अप्लाई किया जॉब के लिए, हमें जॉब नहीं मिली। मैं माशाल्लाह खुद ग्रेजुएशन हूँ, काफ़ी मतलब अप्लाई किया था, जॉब नहीं मिली हमें। तो फिर हमें मतलब 2-3 साल हो गए, हमने फिर अपना बैंड अंसारी बैंड बनाया। तो हमने इसमें इतनी स्ट्रगल की कि हमने ये चीज़ सोची है कि काम करना है अब इंशाल्लाह, अच्छा करना है। हमने ये देखना है कि हमने इसको मोटिफाई किया है। बैंड तो सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं बैंड का काम, तो अब हमने ये चीज़ सोचा कि हम खुद अंसारी हैं, तो हमने इस काम को अपने हिसाब से करना है। तो हमने फिर कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड की, अपना यूनिफॉर्म सबसे हटके बनाया ताकि हर बंदे को ये चीज़ पता चले कि यार ये इनका अंसारी कास्ट है और ये काम भी हटके कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अमूमन शादी ब्याह में या बारात के फंक्शंस में जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि
फुल ना ढोल की थाप और बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक और वो भंगड़े डालने वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आप लोग इस तरह के एक प्रॉपर एक फ़ौजी के अंदाज में जो है वो ड्रम्स वगैरह बजाते हैं या इस तरह के आप बैंड बजाते हैं, तो लोग आपसे फरमाइश नहीं करते कि जी थोड़ा सा फास्ट भी चाहिए, या फिर बारात के लिए एक अलग है, या उस तरह का भी आप लोग जो है वो भांगड़ा टाइप का भी कुछ प्रोग्राम वगैरह देते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल मैडम, ये इसमें हमारी रिहर्सल होती है ऑफिस में। तो सम टाइम जब कस्टमर आता है इवेंट बुक करवाने, तो हमें बताता है कि यार हमने आपसे ये चीज़ सुननी है, हमें फरमाइशें भी होती हैं। आपने देखा होगा कि हमारा म्यूज़िक हट के बज रहा है, किस में भंगड़ा स्टाइल आ रहा है, लुटी स्टाइल आ रहा है, किस में मतलब हमें कह देते हैं कि यार हमें दूल्हे का सेहरा सुना दें, बहारों सुना दें। ये कस्टमर पर डिपेंड करता है कि उसने हमें जो फरमाइश डालनी है, हमने वो उसकी रिहर्सल करके उसको पेश करनी है। कस्टमाइज धुन भी बनाते हैं यानी कि तलाक। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा खुर्रम और फैसल कि आप लोग सोशल मीडिया पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हैं, किस नाम से हैं? यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ अंसारी पाइप बैंड, यही आपका पेज है यूट्यूब पे? जी सर बिल्कुल, हमारा इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे अंसारी पाइप बैंड पेज है। और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर हमें माशाल्लाह टिकटॉक पे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। हमें ना आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से बड़े लोग हमें लव कर रहे हैं, हमें मोहब्बत दे रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं। ये उन सब दोस्तों की बहुत मेहरबानी है, वो हमें सपोर्ट करते हैं। सही। तो खुर्रम आप में से आप ड्रम बजाते हैं या पाइप बजाते हैं, और फैसल क्या करते हैं? आप दोनों कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? जी जी मैडम, मैं ऑलराउंडर हूँ। तो अब मैं और मेरा छोटा भाई फैसल ये अब आगे मतलब स्टिक मेजरी करते हैं, परेड करते हैं, वो जैसा आपने वीडियो में देखा है। बाकी मैं ऑलराउंडर हूँ, जो फैसल है ये मतलब स्टिक मेजरी करता है, बाकी ये आपको खुद बताएगा। हाँ, तो नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर आपके पास अभी कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपका कोई है, तो आप हमें सुनाना चाहें कोई धुन, तो हम सुनना चाहेंगे लाइव। पॉसिबल है अभी? ओ मैडम, वो अब हम कुछ नहीं अब लेके नहीं हम आए, तो उस दिन हुआ था, आज जस्ट हम दोनों भाई यूनिफॉर्म पहन के मतलब आपके सामने आए। अच्छा, चलें जी। अगर हमें पता होता तो हम इंशाल्लाह जरूर लेके आते, आपको सुनाते लाइव। नहीं, मैं सुनना चाह रही थी लाइव, क्योंकि जिस तरह से मैं वीडियो में सुन रही हूँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब इनकी कोई वीडियो चला दें। प्रोड्यूसर साहब अगर आप चला सकते हैं तो। हाँ, अगर हमारे पास कोई कस्टमाइज्ड वीडियो है, जैसे कि आपने कहा कि कस्टमाइज्ड धुनें भी जो है लोग बताते हैं कि भाई ये वाली धुन बजा दीजिए, तो अगर वो हैं वीडियो उसकी, तो मैं चाहूँगी कि हम दिखाएं, अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। और फैसल से मैं बात करना चाहूँगी कि फैसल साहब काफ़ी देर से खामोश खड़े हैं, तो फैसल साहब ये बताइए कि आपको कैसा फील होता है जब लोग पसंद करते हैं आपके इस मुनफरद अंदाज को, या फिर कोई आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी जो इसमें मज़ीद आगे चल के बैंड में आप लाना चाहेंगे अपने बड़े भाई के साथ? जी इंशाल्लाह हमारा एक प्लान आगे चल रहा है, एक अपना यूनिफॉर्म नया माशाल्लाह हम तैयार कर रहे हैं। वो कभी अपना ये भी यूनिफॉर्म है जो कभी किसी बैंड वाले ने ये चीज़ नहीं बनवाई थी, और जो अब माशाल्लाह सेटअप लेकर आ रहे हैं वो थोड़ा महंगा ज़रूर है आवाम के लिए, लेकिन इंशाल्लाह वो सबसे हटकर होगा इसी तरह, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। कितनी वर्दियाँ हैं आपके पास टोटल? मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ब्लू में भी है, वाइट में भी है, और कितने कलर्स हैं? हमारे पास एक वाइट में प्रिंस कोट है और एक ब्लू में प्रिंस कोट है, उसके साथ ऊपर स्टाइल होता है अपना कुल्ला स्टाइल या पगड़ी से बोलते हैं। उसके बाद हम एक अपना यूनिफॉर्म नया लेके आ रहे हैं, वो 3 पीस है पेंट कोट, उसके साथ जो ऊपर कैप है वो हमने सबसे महंगी बनवाई है चीज़। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो जो सेटअप आएगा इसी तरह जैसे लोगों ने ये पसंद किया है, सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर माशाल्लाह मिलियंस के साथ व्यूज़ हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो भाई हमसे मोहब्बत कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हमें ऐसे ही आगे भी प्रमोट करेंगे या मोहब्बत देंगे, इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा सर। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका बैंड मज़ीद तरक्की करे, और लकी बैंड का नाम, अंसारी ग्रुप का नाम हमें बहुत चमकता हुआ नज़र आता है। अच्छा ये बताइए कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई पज़िराई मिली है आपको? कभी किसी इस तरह की बड़ी शादी में इनवाइट किया गया है आपको? नहीं, मतलब इवेंट तो हमने मैडम बहुत बड़े लगाए हैं, लेकिन हमें कभी गवर्नमेंट की तरफ से कभी ये नहीं मतलब मिला कि कभी बंदे ने, किसी अफसर ने हमें देखा और ये देखा हो कि यार दोनों भाइयों की माशाल्लाह इतनी अच्छी हाइट है, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो हमें कभी ये नहीं किसी ने पूछा कि यार आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर हम आपको कोई जॉब दे दें
तब मैडम हम इतना मतलब परेशान होते थे कि यार हमें कोई जॉब मिल जाए, हमारे घर का जो चूल्हा है मतलब वो एक तरीके से चलने लग जाए। अगर अब आपको कोई जॉब की ऑफर करे तो क्या आप जॉब करेंगे या अपने बिजनेस को ही रन करना पसंद करेंगे? मैडम अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें जरूरत थी हमें तब किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। सही बात है। आज मतलब हम माशाल्लाह हमें आप लोगों ने, हम आपकी टीम ने, हमें और लोग। अच्छा ये बताइए, आपको देख के लोग समझ रहे होंगे कि यार अगर कोई आपको अपनी दावत पे बुलाए, किसी के घर पे कोई बड़ा इवेंट हो, तो क्या चार्जेस क्या होते हैं, वैसे कितने महंगे हैं आप लोग? हमारा सर मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ प्राइस है, कम से लेके ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब 1 लाख से 50 लाख, 10 से लेके 28 तक है। 10 लाख से लेके 28 लाख, वो देखें लाखों, तलहा लाखों से नीचे नहीं सर, 10,000 से लेके 28,000 तक है। यार इतने मुनासिब आप, अब मैं तो कह रहा हूँ वैसे लग रहा है मुझे फ्री में आ रहे हैं, खुदा की कसम। अब कराची में है 10,000 में तो वो अजीब से ढोल वाले आते हैं, नहीं। पीले पीले कपड़े पहने हुए होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, आप स्पेशल होते हैं ना। हाँ ये तो माशाल्लाह इनका लिबास देखिए, इनकी तैयारी देखिए, इनकी ट्रेनिंग देखिए। खुर्रम और फैसल मुझे ये बताएं कि ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है आप लोगों ने? कि आपके वालिद साहब तो बैंड का काम करते थे, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर आप लोगों की वॉक है, सॉर्ड्स, तलवारें, ये हो सकता है ब्लड लाइन में चलता हुआ आ रहा हो, विरसे में चलता हुआ आ रहा हो। ये स्टेप्स देखिए, अगर वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि बाकायदा किस तरह से आप फौजियों के अंदाज में स्टेप्स ले रहे हैं। तो सिर्फ देख देख के सीखा है आपने, बाकायदा ट्रेनिंग ली है? या पीएम में काकुल गए थे आप? जी हमने ये माशाल्लाह अपना इसमें सबसे ज्यादा कुछ तो हमने अपने शुरू में अपने बाबा से सीखा है। उसके बाद हमें पता चल गया कि अब चीज नहीं करनी है, तो हमने यूट्यूब पे सर्च की। माशाल्लाह हमने अपनी पाक फौज आर्मी को देखा, उनके बैंड्स को देखा, तो उससे कुछ थीम लिए और कुछ थीम हमने लिए पाकिस्तान नेवी से। तो उसमें वो अपना तलवार की परेड्स होती है, वैसे ही इंशाल्लाह हमने उनको देख देख कर काम सीखा है। जो हमसे नई चीज़ सीख होती थी वो माशाल्लाह हमारे बाबा हैं, उन्होंने हमें बताया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो देख देख कर लोग पसंद करते गए माशाल्लाह। ठीक है, तो ऐसे काम हमारा आगे से आगे हम माशाल्लाह दिनों दिन के कह लें कि अपना थोड़ा रूज पर आ गई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी ब्रदर से। खुर्रम और फैसल हमारे साथ मौजूद थे। लकी बैंड है इनका और एक बहुत ही मुनफरद और यूनिक है, ये लोग बैंड प्ले करते हैं शादियों में। लेकिन पहले आपने देखा, मुझे इस बात की खुशी हुई कि वो लोग ग्रेजुएट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जॉब्स नहीं मिली हैं, फिर उसके बाद वो देखें अपना काम करें। लेकिन अब उनको कोई इस काम में बात वही है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में, लातादाद इमेंस अनलिमिटेड टैलेंट है हमारे मुल्क में, कदर नहीं है। काश कि हमारे इदारे, हमारे सिस्टम, हमारे यहाँ नेपोटिज्म पर्ची खत्म हो जाए, तो ऐसे लोगों को मेरिट पे नौकरियां मिलनी चाहिए। मैंने पढ़ता एक पीएचडी देखा था कराची यूनिवर्सिटी का, इकोनॉमिक्स में पीएचडी उसने की हुई थी और वो 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। आपको अंदाजा है कि पीएचडी करने पे कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने साल, कितनी मेहनत, दिमागी तवाजुन, क्या कुछ लग जाता है, और फिर 25,000 की नौकरी किस तरह करेगा वो गुजारा। तो यकीनन हमें सोचना चाहिए कि जो जॉब एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी तादाद किस तरह बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुश्किलात होंगी। लेकिन मैं एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है, अपना काम करो, अपना काम करो। तो हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हुए, अगर मैं कहता हूं इंसान के पास एक अपना पान का खोखा भी हो ना, तो वो किसी भी नौकरी से बेहतर है, क्योंकि नौकरी हमेशा गुलामी रहती है और अपना काम ही सुन्नत रसूलुल्लाह है। अपना काम कीजिए, जिस तरह ये अभी दोनों भाई कह रहे थे कि हमें अब नौकरी नहीं चाहिए, हमारा अपना काम पैरों पे खड़ा हो गया, तो अपना काम पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कोई नौकरी की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि पीएचडी ऐसे ही एक बहुत ही फेमस हुआ था, ये भी सोशल मीडिया के ऊपर, कि मास्टर्स की डिग्री रखने वाले मलीर में एक वो स्टॉल लगाते हैं, लाइक एक उसके ऊपर क्या कहते हैं आप, कार्ट के ऊपर वो मोहब्बत का शरबत बेचते हैं, जो कि वो एक बहुत लाल शरबत है, उससे वो दूध के साथ मिक्स करके उसको अपनी रेसिपी उन्होंने बनाई है, वो बनाते हैं और वो बहुत फेमस हुआ। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो पता चला कि वो मास्टर्स की डिग्री होल्डर हैं और वो पोजीशन होल्डर है मास्टर में, लाइक कोई हल्के ऐसे नॉर्मली पास नहीं हुए, वो पोजीशन होल्डर थे मास्टर्स में, बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुए थे, लेकिन कहीं उनको जॉब मिली ही नहीं। जब पर्ची वाले आगे निकल जाएंगे, उनको जॉब्स पहले मिल जाएंगी, तो हकदार का हक मारा जाएगा। यही होता है कि मुस्तहिकीन सलाह मुतासरीन तक इसलिए इमदाद नहीं पहुंच पाती क्योंकि माफियाज उतर आते हैं, बड़े बड़े जो कोशिशें करते हैं कि पूरे पूरे ट्रक हम चोरी करके अपने गोदाम में भर दें, मुतासरीन को पैसे ना मिले। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारा मुल्क भी खसारे में है, हमारे लोग भी खसारे में है, हमारे इदारे भी खसारे में है, लेकिन होश के नाखून कोई भी नहीं ले रहा, आंखें कोई भी नहीं खोल रहा, क्योंकि सबको पैसा मिल रहा है तो सब अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, और जो मर रहा है, जो गरीब है, जो पिस रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। टैलेंट को अगर ऊपर आना है
मेरे ख्याल से उसके लिए एक ही तरीका है, क्योंकि ये मुल्क उसको उसका हक नहीं देगा, ये इदारे नहीं देंगे, ये हुक्मरान नहीं देंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चले तो मेरे ख्याल से रब राजी हो जाएगा, और रब राजी हो गया तो फिर सब राजी हो जाएगा, सारे काम खुल जाएंगे। क्योंकि जब तक हम अल्लाह में कहते हैं ना पुख्ता यकीन और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुख्ता गुलामी ना करें, तब तक हमारे काफ़ी सारे मसाइल फंसे रहते हैं। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही देखा पड़ता कि जब ये गुलामी अपनाई तो मेरे मसाइल हल हुए। तो इसलिए मैं सारे अपने भाइयों को यही मशवरा देता हूँ कि ये गुलामी अपनाइए, इस घर की, अपने मसाइल हल कीजिए। नौकरी किसी मसले का हल नहीं है, अपना कारोबार पूरी ज़िंदगी के मसाइल का हल है। आप यकीनन अपने कारोबार में जितनी बरकत है, लेकिन नीयत एक रखनी होती है वर्दा कि मैं सुन्नत रसूलुल्लाह पे कदम उठा रहा हूँ। अगर ये नीयत होगी तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। और तलहा बेरोजगारी बढ़ने की वजह से स्ट्रीट क्राइम जितने बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ गया है, बात तो मैं कितनी बताऊंगी। सबको मैं दुआ करती हूँ, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम भाई बहनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस तरह से स्नैचिंग हो रही है, जिस तरह से गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है दिन दहाड़े, और सिर्फ चंद मैं कहूँगी कुछ चीज़ों के एवज उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मोबाइल स्नैचिंग, आपको लग रहा है कि एक मोबाइल की कीमत एक बंदे की जान की कीमत से ज्यादा है। 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। और आपको पता है पुलिस के जो चीफ हैं उन्होंने क्या कहा है कि लोग अपनी मदद जो है वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी गलतियों की वजह से जो है वो निशाना बन रहे हैं इन तमाम स्नैचिंग्स का। उनका बयान था, अगर हमारे पास है तो मैं चाहूंगी कि जरूर चलाएं और दिखाएं आपको। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कि उनकी नाकामी है कि वो स्ट्रीट क्राइम पाकिस्तान से, कराची से स्पेशली खत्म नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने आवाम के ऊपर डाल दिया कि जी आप लोगों की वजह से ही इतनी ज्यादा स्नैचिंग बढ़ी, और आप लोगों की खुद की वजह से ही जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है और लोग मर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमें सुन्नत रसूलुल्लाह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब वक्त हुआ है हम सबके फेवरेट सेगमेंट यानी कि रूह अफ़ज़ा के सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बनाना सिखाते हैं कुछ मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपीज़। क्योंकि भाई जो लोग स्वीट टूथ होते हैं उनको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही चाहिए होता है, और अक्सर डिज़र्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन रूह अफ़ज़ा के ज़रिए आप डिज़र्ट बना सकते हैं झटपट और बहुत ही क्विक। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है रूह अफ़ज़ा फ्रूट ट्राइफल। फ्रूट ट्राइफल कैसे बनेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, पीच है, मैंगो अगर है, मैंगो तो ख़त्म हो गया वैसे, पीचेस है, बनानाज हैं, एप्पल है, ये सब आप ले लीजिए। या फिर अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो फ्रूट कॉकटेल फ्रूट का एक कैन मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें तमाम फ्रूट्स आ जाते हैं। मैंने वो लिया हुआ है। मुझे 500 ml यहाँ पे मेरे पास दूध है, और चीनी है मेरे पास 3 टेबल स्पून, कॉर्न स्टार्च है मेरे पास 2.5 टेबल स्पून, यानी कि जो आपका कॉर्नफ्लावर होता है वो, और इसमें जाएगी रूह अफ़ज़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दूध को बॉईल करने के लिए रख देंगे। हम एक बेसिकली कस्टर्ड बनाएंगे, और वो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टोव ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये ऑन हो गया। अच्छा जी, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम मिल्क पोर कर देंगे। थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पे सेव कर लूँगी क्योंकि मुझे कॉर्न स्टार्च को इसमें डिज़ोल्व करना है। ठीक है जी, 500 ml से थोड़ा सा ज़्यादा था ये दूध, क्योंकि मैंने इसके लिए भी रखा था, वरना पूरा 500 ml ले लीजिए। कॉर्न स्टार्च यहाँ पे है 2.5 टेबल स्पून, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से पतला हो जाए। ठीक है, अच्छा हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, इसलिए मैं कोई भी फ्लेवर्ड कस्टर्ड यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे हम खुद बनाएंगे क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं, तो इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होगा। कि बहुत से सवालात ऐसे भी उठ सकते हैं अभी कि कोई पूछेगा कि जी हम रेडीमेड कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो फिर उसमें फ्लेवर आ जाएगा। हमें सिर्फ इसमें रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर चाहिए। ठीक है जी, जब तक दूध बॉयल हो रहा है मैं आपको बताऊँ कि रूह अफ़ज़ा कितनी हेल्दी है हमारे लिए। सबसे पहली बात हमें पता है कि रूह अफ़ज़ा पिछले 110 सालों से हम सब की फेवरेट ड्रिंक है, और ये मैं कहूँगी कि बहुत ही हम बचपन से इसको देखते आए, बल्कि शायद हमारे भी बचपन से चलती चली आ रही है बेशक ये, और सबकी फेवरेट ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक अगर इसको हम कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे पाकिस्तान में या इंटरनेशनली ओवरसीज़ जो भी पाकिस्तानी रहते हैं उन सब की आज भी ये फेवरेट ड्रिंक है, वेलकम ड्रिंक के तौर पर यूज़ की जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूरी नहीं कि आप रूह अफ़ज़ा को सिर्फ एज ए ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल करें, आप इसको टॉपिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रूट चाट के ऊपर जो है उसकी टॉपिंग कर सकते हैं, इसको ड्रिज़ल कर सकते हैं, आइसक्रीम के ऊपर ड्रिज़ल कर सकते हैं, आप इसकी पुडिंग बना सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल पुडिंग बनाई है उसके ऊपर ड्रिज़ल करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर बच्चे दूध नहीं पीते तो दूध में डाल के आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़े भी ऐसे ड्रिंक कर सकते हैं। और दूध में डाल के ठंडा ठंडा उसमें आप डालें बेसल सीड्स, ओहो
क्या मज़े का लगता है जी। रूह अफ़ज़ा सबसे पहली बात ये हेल्दी इसीलिए है क्योंकि ये खालिस फलों और सब्जियों के अर्कियात से तैयार किया जाता है। इसमें शामिल हैं एप्पल, ऑरेंज, क्यूकम्बर और पुदीने के पत्ते, और इसमें रोज़ पेटल, जो खालिस रोज़ पेटल होते हैं उनके पत्ते भी शामिल हैं। तो इसी वजह से ये एक हेल्दी ड्रिंक है और आप भी इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में ये कूलिंग इफेक्ट देता है, आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। जब भी आप गर्मी से आते हैं कहीं से और आपको कुछ एनर्जी के लिए कुछ हेल्दी चाहिए तो ऑलवेज़ गो फॉर रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें ऐड करूँ। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी यहाँ पे चीनी 3 टेबल स्पून, या फिर हस्बे जायका। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं या मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो चीनी अवॉइड कीजिएगा, और आप इसमें ऐड कीजिए इसकी जगह 5 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, कि रूह अफ़ज़ा का अपना इसका एक फ्लेवर आएगा। तो मैं यहाँ पे 5 टेबल स्पून, अराउंड में टेबल स्पून ही ले लेती हूँ, 5 टेबल स्पून इसमें हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, आई एम रिपीटिंग कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप चीनी स्किप कर दीजिएगा, चीनी मत ऐड कीजिएगा, सिर्फ आप इसमें 5 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा के ऐड कीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे, और देखें कितना खूबसूरत सा एक रोज़ी रेड कलर इसका आ गया है रूह अफ़ज़ा का, और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने एक मिक्सचर बना के रखा है कॉर्न स्टार्च का, वो हम स्लोली ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे, और जितना हमें इसको थिक रखना है उतना हम इसको थिक रखेंगे और एक कस्टर्ड फॉर्म दे देंगे इसको। ठीक है जी, पहले अच्छे से हम कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेते हैं। बहुत ध्यान से कीजिएगा कि लम्प्स ना रह जाएं। ये देखिए बिल्कुल प्लेन स्मूथ इसका मिक्सचर बन गया है। ठीक है जी, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं स्लोली ग्रेजुअली। ये देखें, साथ साथ इसको चलाते भी रहेंगे, और जितना हमें गाढ़ा रखना है उतना गाढ़ा रखेंगे इसको। ये देखिए आप, ये देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, थोड़ी सी इसमें सिमरिंग शुरू हो जाएगी तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखें, आप देख रहे हैं कि अभी ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, यानी गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाएंगी। अभी आप देखिए कितना स्मूथ और शाइनी टेक्सचर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बस दैट्स इट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और कॉर्नफ्लावर्स का ऐड करूँगी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए, एंड दैट्स इट। ये देखिए इतना गाढ़ा हो जाएगा तो बस मैं यहाँ पे इसको स्टोव को बंद कर दूँगी और इतना गाढ़ा हम रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, बस इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। सिमरिंग स्टार्ट हो गई है पैन में, और यहाँ पे मैं स्टोव कर दूँगी बंद। अब क्या करना है, आपने इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ ताकि इसका धुआं निकल जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर जल्दी ठंडा करना है तो इसको आप आइस बोल में भी रख सकते हैं, यानी कि आप एक नीचे बोल लीजिए बड़ा साइज़ से बड़े साइज़ का, उसमें आप जो है वो बहुत सारी बर्फ़ डाल दीजिए, और फिर उसके बाद ऊपर से इसको किसी दूसरे प्याले में निकाल के इसको जल्दी जल्दी आप चलाते रहेंगे तो इसका पूरा धुआं निकल जाएगा और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसमें लम्प्स भी नहीं पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। चलिए, जिसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और मैं एक बोल ले लेती हूँ यहाँ पे, इसको इस बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ठीक है, ओके, चलो इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इसको जल्दी से अच्छे से हम चलाएंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, यहाँ सारा धुआं निकल रहा है इसका, लाइक दिस। थोड़ी देर आपने इसको चलाना है कि पूरा धुआं अच्छे से निकल जाए, या फिर आपने इसको आइस बात देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके नीचे भी एक दूसरे ठंडे पानी का प्याला रख सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर रख सकते हैं, उसमें अगर आप इसको चलाएंगे तो अच्छे से इसका धुआं निकल जाएगा और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ठंडा होने के बाद या तो फिर एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप क्या कीजिए, आप इस पर क्लिंग फिल्म, जो क्लिंग फिल्म आती है, उसको आप इसको रैप करके आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। उससे होगा क्या कि इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जमने के बाद, वो लेयर नहीं आएगी और क्लिंग फिल्म से ये आसानी से ठंडा हो जाएगा। हमारे पास क्योंकि टाइम की कमी है तो मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ इसको, लेकिन घर पे आप लोग आराम से तहम्मुल से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए अब धुआं निकलना बंद हो गया है इसका और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। अच्छा, ये बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है इस वक्त कि आपने इसको ठंडा करने के बाद फिर फ्रूट ऐड करना है। अच्छा, ये देखिए, जो मैं आपसे कंसिस्टेंसी की बात कर रही थी, आप देख रहे हैं दोबारा से गाढ़ा हो गया, ये अच्छा खासा ये गाढ़ा हो गया। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना वरना लम्प्स आ जाएंगे। अच्छा, जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी पसंद है आपको, इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने एप्पल ऐड किए, कॉकटेल फ्रूट्स मेरे पास यहाँ पे हैं, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चेरी भी है, पीचेस भी हैं, पाइनएप्पल भी है। अच्छा, इसका जूस आप मत ऐड कीजिएगा इसमें,
ठीक है, तो उसे थोड़ा सा पानी वो छोड़ देगा। इसके बाद यहाँ पे बनानाज है हमारे पास, ये ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। जितने ज़्यादा फ्रूट्स, अच्छा आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा एक फ्लेवर एनहांस करने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया, ये देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स किया। मज़ीद फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं ये सारे इसमें ऐड कर दूँगी। जितना फ्रूटी पसंद है उतना फ्रूटी इसको आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए पानी मैं नहीं ले रही, इसका जो जूस होता है कैन का वो नहीं ले रही, सिर्फ मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। और ये थोड़े बहुत बनानास बचे हुए हैं, ये भी हम ले लेते हैं इसमें, चलें, और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और ये देखिए कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है। इसको आप फ्रिज में रखिए, चिल कीजिए अच्छे से और फिर इंजॉय कीजिए। बहुत आसान है बनाना। अगर घर पे आपके अचानक से मेहमान आ रहे हैं या आप बहुत सारा खाना मेहमानों का बना के थक गए हैं और कोई झटपट डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो रूह अफ़ज़ा फ्रूट ट्राइफल बहुत ही आसान रहेगा। चलें जी, इसको हम सर्विंग बोल्स में निकाल लेते हैं। ये 2 बोल्स हैं मेरे पास और ये देखें जनाब, यमी यमी सा रूह अफ़ज़ा फ्रूट ट्राइफल इज़ रेडी। बहुत आसान है ना बनाना, ये तो बहुत आसान है, घर में कोई भी आसानी से बना सकता है। जो नई कुकिंग सीख रहा है वो भी बना सकता है। और अगर मेजरमेंट्स आप लोग सही इस्तेमाल करेंगे तो गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। ये देखिए, इसमें भी हम सर्व कर देते हैं, ये देखें। अच्छा, फ्रूट्स आप छोटे छोटे चंक्स कट कीजिएगा, बहुत बड़े बड़े ना हो, ताकि सिंगल बाइट में आसानी से आ जाएँ स्पून में। ये ना हो कि आप बहुत बड़े बड़े बाइट्स डाल दें तो वो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए जनाब, ये दोनों बोल्स हमारे तैयार हैं और ये देखिए तैयार है हमारे सामने मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा ट्राइफल। थोड़ा सा इसको गार्निश करूँगी मैं ड्राई फ्रूट से। मेरे पास यहाँ पे चॉप्ड कैश्यू नट्स हैं, थोड़ा सा ये इसमें ऐड कर देंगे हम एक क्रंची सा फ्लेवर देने के लिए। मज़ेदार सा थोड़े से आमंड्स हैं मेरे पास यहाँ पे, वो ऐड कर देंगे। ऐसे ही सेम इस पर भी करेंगे हम। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगेगा, क्रंची सा इसका फ्लेवर आएगा एंड हेल्दी तो ये है ही साथ के साथ। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी ड्रिज़ल कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने कहा कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, इसको आप टॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं छोटा थोड़ा सा स्पून में निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, जस्ट टू गिव इट अ गुड। ये देखिए ऐसे, और दूसरे वाले पे भी हम कर देंगे लाइक दिस एंड दैट्स इट, देयर वी गो। और मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा ट्राइफल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने घर पे, अपना फीडबैक देके बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। मैं जा रही हूँ स्टूडियो में, जब तक आप देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी आपने जानी वर्दा से, और हमारे ऑडियो इंजीनियर तहसीन मिर्जा ने जब ये फ्रूट ट्राइफल खाई तो उनका ये कहना था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी गाढ़ी फ्रूट ट्राइफल नहीं खाई थी, इसलिए वो वर्दा का बेहद शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट की। इंग्लैंड T20 सीरीज कराची के नेशनल स्टेडियम में अहम मार्का है और तमाम तर लोग नजरे गाड़े बैठे हैं नेशनल स्टेडियम में। कल से शुरू होने जा रहा है ये सिलसिला और दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशंस भी जारी हैं जोरों शोर से। कल इतवार के रोज भी प्रैक्टिस सेशन हुआ, जबकि इस सीरीज के हवाले से अहम खबर हम आपको दें तो वो खबर ये है कि यहाँ कराची के मैदान में चारों मैच हाउस फुल होने वाले हैं और यकीनन होने भी चाहिए। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग दैट और ग्राउंड तमाशा से भरे हुए होंगे क्योंकि तमाम तर टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतवार को होने वाले चौथे और आखिरी T20 मैच के तमाम टिकट्स सोल्ड आउट हैं। अंदाजा कीजिए कि शायकीन क्रिकेट किस बेताबी से इंतजार कर रहे थे इन मैचेस का, खासतौर पे कराची वाले, खासतौर पे हमारा नेशनल स्टेडियम बड़ा उदास था। यहाँ क्रिकेट हो और क्रिकेट जितनी होगी उतने लोग खुश होंगे। मिर्जा इकबाल बे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्रिकेट की तज्जियों के बेताज बादशाह भी हैं। मैं शायद कहूँ क्रिकेट के भी बेताज बादशाह हैं। बेग साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है, वेरी गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तलाब के इन उम्दा अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी सुबह बखैर और वर्दा को भी सुबह बखैर। जज़ाकल्लाह। आपको भी जज़ाकल्लाह। मिर्जा साहब ये बताइए कि अब सिलेक्शन कैसी लग रही है आपको? पर्ची नजर आ रही है, नहीं आ रही सर? देखिए, अब तो कल से सीरीज शुरू होने वाली है, जो होना था सो हो गया। मेरे ख्याल में अब हमें इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं और मुख्तलिफ टेस्ट क्रिकेटर, चाहे वो शोएब अख्तर हो, इंजमाम उल हक, आकिब जावेद, मोहम्मद हफीज, बेशुमार टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने कि इस टीम के सिलेक्शन पर, सईद अजमल, उन्होंने इस टीम के कामरान अकमल, इस टीम के सिलेक्शन पर उन्होंने एतराज़ किया है। लेकिन अब टीम सेलेक्ट हो गई है और कल से पहला T20 है। जिस तरह आप तला कह रहे थे, 1955 में पहला टेस्ट मैच हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में। आप अंदाजा लगा लें कि 67 साल हो गए नेशनल स्टेडियम कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन ख़ास बात यह है कि इंग्लैंड की टीम पहली मर्तबा पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जो अपने करियर का पहला T20 मैच जो था वो भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला था अगस्त 2006 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। तो अब इंग्लैंड की टीम एक नई तारीख रकम करने जा रही है। आखिरी मर्तबा अक्टूबर-नवंबर 2007 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा, 2005 में पाकिस्तान का दौरा किया। 17 बरस के बाद इंग्लिश टीम आई है, तो लोगों का जोश और जज्बा तो अपने नुक्ते उरूज पर है तलहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो प्लेयर्स अभी हिस्सा लेंगे, उनके कप्तान जॉस बटलर कंप्लीटली फिट नहीं है, वो मुश्किल ही है, वो इब्तिदाई 2-3 मैचेस नहीं खेलेंगे। मोइन अली, जिनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक जो है कश्मीर से है, वो इंग्लैंड सेटल्ड हैं, वो कप्तानी करेंगे। उसके अलावा उनके फास्ट बॉलर जो है क्रिस वोक्स, उनके ऑलराउंडर फास्ट बॉलर मार्क वुड और रीस टॉपली, इनकी भी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम किस तरीके से पाकिस्तान का मुकाबला करती है। पिच के बारे में क्या कहेंगे आप? कितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये पिच बॉलर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन बैटिंग लाइन के लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। क्या ये दुरुस्त तासुर है? मिर्ज़ा बेग हमारे साथ थे। आई थिंक मिर्ज़ा इकबाल साहब की आई थिंक कनेक्शन में कुछ इशू आया है, ये सवाल करना चाह रही थी। क्या लगता थी बारिशें हुई हैं, पिच का क्या सिचुएशन होगी? बॉलिंग के लिए इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा, लेकिन क्या होता है वर्दा की जो पिच के ख्याल रखने वाली पूरी टीम होती है पीसीबी की तरफ से, जो मुसलसल उसको मेंटेन कर रही होती है, उसको प्रोक्योर कर रही होती है, उसको बचा रही होती है, मौसमियाती तब्दीलियों से बचा रही होती है, उसको कवर रख रही होती है, पानी से प्रोटेक्ट कर रही होती है। और यकीनन इंटरनेशनल पिचेस सस्ती भी नहीं होती हैं, करोड़ों में तैयार की जाती हैं वर्दा ये, तो इसीलिए इनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और पीसीबी की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम तरह इंटरनेशनल पिचेस जो भी पाकिस्तान में हो उनको मेंटेन करें। लेकिन यस, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बैटिंग पिच होगी, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, छक्के चौके लगेंगे। और T20 मैचेस के लिए ज्यादातर पिचेस फास्ट ही तैयार की जाती हैं। इकबाल साहब वापस आ गए। नमी का तनासुब भी ज्यादा हो गया ना जी इकबाल साहब। अगर इकबाल साहब से ही जान लेते हैं। इकबाल साहब, हम बात कर रहे थे पिच की कि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो गया क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, और अब पिच हम लोग सुनने में आ रहा है कि बॉलिंग के हवाले से जो है वो ज्यादा अच्छी है, बैटिंग के लाइन में इतनी नहीं अच्छी रहेगी पिच। क्या कहते हैं आप? देखिए वर्दा जो T20 मैचेस की पिचेस होती हैं वो आमतौर पर सपोर्टिंग विकेट्स होती हैं, जिसपे बैटिंग भी होती है, बॉलिंग भी, और ज्यादातर ऐसी पिचेस बनती हैं कि जिसपे चौके और छक्के लगे। तो मेरे ख्याल में, और ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, T20 क्रिकेट तो 3.5 घंटे की एक फिल्म है कि लोग आते हैं, छक्के चौके एंटरटेनमेंट के बाद चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की पिच बनाई जाएगी कि जिस पर बैट्समैन जो है वो रन्स भी स्कोर करें और थोड़ी बॉलर के लिए भी मददगार साबित हो। अब देखते हैं, क्योंकि पिचेस काफी अरसे से तैयार की जा रही थी, नेशनल स्टेडियम की भी और गद्दाफी स्टेडियम की भी, उनको खोद कर दोबारा उनको रीले किया जा रहा था। तो अब देखते हैं कि किस तरह की पिच होती है कल के मैच में। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा, तो अब देखते हैं कि रात को कितनी छक्के और चौके लगते हैं। ये बताएं, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पहले मैच में मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि हम जीत जाएंगे। आपकी क्या है? हाई स्कोरिंग मैच होगा, बैटर्स आपको नजर आ रहे हैं परफॉर्म करते हुए, या बॉलर्स की गेम होगी? देखिए तला, पाकिस्तान का पल्ला भारी है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उनका जो कैप्टन है, एक तो लास्ट उनका जो पिछला कप्तान था ऑयन मॉर्गन, वो रिटायर हो गया। जॉस बटलर को कप्तानी दी गई है, जॉस बटलर मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। मोइन अली कप्तानी करेंगे। फिर उनके 2-3 प्लेयर्स, जिनमें के बेन स्टोक्स, उनके अलावा उनके जॉनी बेस्टो और क्रिस जॉर्डन, वो तीनों नहीं आए हैं। बेन स्टोक्स जो है वो रेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, जॉनी बेस्टो इंजर्ड है, वो कंप्लीटली रिहैब कर रहे हैं।
तो उनकी जो टीम है, और फिर जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उनके फास्ट बॉलर्स की शमूलियत पर भी क्वेश्चन मार्क है, तो जो इंग्लैंड की टीम है निस्बतन पाकिस्तान के मुकाबले में निस्बतन कमजोर टीम है, लेकिन मुकाबला तो यानी बेग साहब हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज से पाकिस्तान की T20 रैंकिंग्स बेहतर हो जाएंगी। सीरीज से तो बेहतर हो सकती है तला, लेकिन यहाँ की विकेटों पर खेलकर जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, T20 वर्ल्ड कप, जहाँ 23 अक्टूबर को हमारा पहले ही मैच रिवायती हरीफ भारत से है, तो मुख्तलिफ कंडीशंस होगी। यहाँ की पिचेस की बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया की है, यहाँ की पिचेस में इतना बाउंस नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया में है, तो पाकिस्तान को एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन इस सीरीज में बज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, अगर हमें पिछले जो एशिया कप से मैच देखे तो बाबर आजम का बल्ला चला नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस हमें उतनी अच्छी दिखने में नहीं मिली है। आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले इस मैच में कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होगी बाबर आजम की? जी वर्दा, बाबर आजम के लिए मौका है क्योंकि 6 मैचों में उन्होंने सिर्फ 68 रन बनाए थे एशिया कप के, और उनके लिए अब मौका है कि वो फॉर्म में आए। बड़े बैट्समैन हैं दुनिया के, और उनकी T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पोजीशन छिन गई थी, रिजवान नंबर 1 पर आ गए थे। तो बाबर आजम एक फाइटर है, 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, मौका है उसके लिए होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए दोबारा अपनी फॉर्म को रीगेन करे, क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म में आना T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, को मशवरा देना चाहेंगे टीम को? बेग साहब, आपको सुनते हैं वो सारे खिलाड़ी, वो जानते हैं कि बेग साहब की जो एडवाइस है ना वो लेनी चाहिए, तो आप क्या मशवरा देंगे खिलाड़ियों को? तला मशवरा यही दूंगा कि जान लगाकर खेलें, आसान ना लें, और अगर हम इंग्लैंड को 7-0 मारते हैं तो हमारा मोरल जो है स्काई हाई हो जाएगा, और जब हम वहां जाएंगे ऑस्ट्रेलिया तो हमारी टीम का, क्योंकि ये आखिरी असाइनमेंट है, तो हमारी टीम का जो है मयार बुलंद होगा। इसमें शायद ये 2 नए लड़कों को ट्राई करें। देखने में आ रहा है, जो मुझे इत्तलात मिली है वो ये है कि शायद विकेट कीपर रिजवान नहीं खेलें, रेस्ट करें, उनकी जगह मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग करें, और ओपनिंग स्लॉट पर बाबर आजम के साथ शायद शान मसूद इनिंग्स ओपन करें। और इन्होंने एक ऑलराउंडर आमिर जमाल को शामिल किया है, शायद उसको भी मौका मिले। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर दिल लगाकर खेलेंगे एशिया कप को भूलकर, तो मेरे ख्याल में कामयाबी पाकिस्तान के कदम चूम सकती है। भूल पे बड़ा जोर दिया सर आपने, भूल जा एशिया कप को, भूल जा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड टीम कमजोर है, पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट देम। ये मत समझिएगा कि वो कमजोर है तो हम रिलैक्स करके खेलें, अपना पूरा जोर मारिएगा, अपनी पूरी जान मारिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मैचेस, यकीनन वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, और ये एक वार्म अप भी है वर्ल्ड कप के लिए, तो अल्लाह खैर करे वर्दा। बिल्कुल अल्लाह खैर करो, और हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए लास्ट मिनट पे, जैसे कि बेग साहब ने कहा कि अगर एशिया कप का मैच भूल के खेलें और सामने वाली टीम को हल्का ना ले तो जरूर इंशाअल्लाह हम जीत सकते हैं। और तला, आप प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, मुझे लगा आज आप बोल्ड प्रेडिक्शन को मिस कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात हो जाए वेदर की, मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि अगर हम पंजाब और अंदरूनी सिंध में बात करें तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने का खदशा बरकरार है, यानी कि कराची में भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कराची की हम बात करें तो आज मतला साफ़ है और शहर में इस वक्त समंदरी हवाओं का राज भी कायम है, और कराची में दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। क्योंकि दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगर बॉल की तरफ आप देखें तो देखें कराची में बिल्कुल मतला साफ़ है, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि पंजाब में और सिंध में गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है, तो दोपहर में गर्मी का जोर ज़्यादा हो सकता है। अगर पंजाब की जानिब बढ़ें और इस्लामाबाद की बात करें तो कुछ इलाकों में वहाँ पे बादलों का राज बरकरार है और शहर का मौसम खुशगवार होने के साथ साथ ठंडी हवाओं का साया भी बरकरार रहेगा। आज शहर इक़्तिदार में कम से कम दर्जा हरारत 21 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जाने का खदशा है। लाहौर की जानिब बढ़ें तो बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लाहौर की जानिब बादल थोड़े से छाए हुए हैं और दोपहर या शाम तक कुछ इलाकों में शायद बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं, तो शायद बारिश हो सकती है क्योंकि हब्स की कैफियत वहाँ पे बरकरार है।
और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर में कुछ इलाकों में, जैसे कि मैंने बताया कि बारिश के इम्कानात हैं, और दूसरी तरफ शहर का दर्जा हरारत कम से कम भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अगर KPK की बात करें तो शहर में कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और फिलहाल बारिशों का इम्कान वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और शहर के ज़्यादातर हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि दीर, बालाकोट और सैयदो शरीफ में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान भी मौजूद है। ये तो थी वेदर की अपडेट। चलते हैं तहा की तरफ। मौसम का हाल आपने जाना। कुछ इंटरनेशनल फ्रंट की बात करेंगे तो बरतानिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पर हैं और वहाँ पर बड़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं उनकी नवाज शरीफ से। साथ साथ मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ का फ्यूनरल भी आज है, उसके लिए बड़ी तैयारियां जारी थी, काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, और आज आखिरी रसूमात उनकी अदा की जाएंगी। जनाजे में शिरकत के लिए दुनिया भर से आम शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, और आखिरी रसूमात के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया भी मेहमानों की सरफहरिस्त शामिल हैं, जबकि पूरा यूरोप मैं कहूँगा इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। दुनिया भर से शाही ख़ानदान लंदन पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जापान के शहनशाह भी वहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर की जितनी भी मोनार्कीज़ हैं उनके तमाम तर डिप्लोमेट्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं मलका बरतानिया के हवाले से। लेकिन लंदन में उसके अलावा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ सर जोड़कर वहाँ बैठ गए हैं। वो गए तो इस वजह से थे कि उनको मलका बरतानिया के आखिरी रसूमात में हिस्सा लेना था, लेकिन यार जाहिर सी बात है सियासत भी होनी चाहिए। अब गए हैं तो बड़े भाई से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे करना क्या, और फिर ये खबरें आना शुरू हो गए नए वज़ीर आला पंजाब के नाम पर गौर किया जा रहा है। अमजद अली सैयद साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, IR इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वहाँ पर काफ़ी रात हो गई है, उनके सोने का वक्त है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए जाग रहे हैं। अमजद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर। बताइए कि इस वक्त लंदन की जो मीटिंग्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उन्हें आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की जो है नवाज शरीफ साहब से और दूसरे अफराद से, मेन जो चीज़ है वो सिर्फ 5 चीज़ों पे जो है इनका एजेंडा था। पहले तो ये कि फ्लड की सिचुएशन इन पाकिस्तान है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इमरान खान जो इजलास कर रहे हैं वो है, उसका प्रेशर है, इकनॉमिक सिचुएशन है जो कि जाहिर बात है कि काफ़ी क्राइसिस में है, न्यू आर्मी चीफ का मसला था कि किस तरह से जो है उसको फाइनलाइज किया जाए, इलेक्शन का एजेंडा था। तो ये जो 5-6 किस्म के जो लोग जो इनसाइड जो न्यूज यही थी कि ये मेन एजेंडा यही था। इस वक्त जो इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है कि जो सिचुएशन जो है इनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल है, फ्लड और फ्लड के बाद जो रिलीफ है वो उनमें वो कैपेसिटी नहीं है जिसके जरिए वो उसको कंट्रोल और मैनेज कर सकें। हालांकि IMF का पैसा भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो हमारी जो सॉरी अमजद साहब कंटिन्यू। इस वक्त जो पैसा आने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान की लोकल जो करेंसी है उसको सपोर्ट नहीं मिला है। पैसा IMF की फंडिंग आने के बावजूद भी जो है आपका जो लोकल रुपया जो है डेली 60-70 रुपये जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा जो है न्यू आर्मी चीफ का जो नॉमिनेशन का जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक है, चूँकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ना वो अगर नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। और दूसरी बात है, चूँकि ये नॉन नॉमिनेटेड एंड नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उसका जो नॉमिनेशन होगा वो किस तरह से लोग और आर्मी के जो लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, कि जाहिर बात है कि दिस डिसीजन एंड नॉमिनेशन इज डन बाय सम गवर्नमेंट जो कि ऑफिशियली जो है वो अनइलेक्टेड है। और दूसरे ममालिक जो लोग हैं वो इस पे देखते हैं कि ये जो इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है इनके जो दायरे इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, तो वो इनकी जो पावर को उसी में देखते हैं। ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है वो भी नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट अपना जो इलेक्शन का मैंडेट के को छोड़ के दूसरे बड़े बड़े कामों को ले। यही वजह है कि इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है, जो हेल्प सिचुएशन है, किसी भी बड़े कंट्री ने इस वक्त पाकिस्तान को कोई भी बड़ी इमदाद देने से जो है उसने जो है प्रॉमिस नहीं करा है। वो देख रहे हैं कि जब कोई एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, एक प्रॉपर ऑफिशियल गवर्नमेंट आएगी, तो उसके साथ वो नेगोशिएट कर सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं और फिर उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस वक्त में बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल जो लोग हैं उनका जो है एक नॉन ट्रस्ट है करंट गवर्नमेंट में। जहाँ तक कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की जो मीटिंग का ताल्लुक था, तो इसमें जो है वही पुराना एजेंडा है, डिस्कशन है जो वो करते रहते हैं। मेन जो चीज़ है यही है कि इकोनॉमी को जो है किस तरह करा जाए, पॉलिटिकल
अमजद साहब, एक और ज़रूरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि बरतानिया का जो ताज है वो मलका के सर से उतर के अब बादशाह के सर पे आ रहा है, क्वीन से अब किंग आ रहे हैं, किंग चार्ल्स पावर में आएंगे, क्या आप कोई तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? काफ़ी सारे लोग, ये भी रूमर सुनने में आया है कि किंग चार्ल्स जो हैं उनका मुसलमान और इस्लाम की तरफ जो है एक दिल में एक नरम गोशा भी है, तो इसलिए व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग अमजद साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात जो किंग चार्ल्स जो है वो लेके आएंगे, उन्होंने अपना जो ओथ के डॉक्यूमेंट पे जो है जो साइन किया है कि इनके पास 3 पावर होते हैं। एक तो वो एक बादशाह है इस वक्त यूनाइटेड किंगडम के, सेकंड जो है कि वो हेड ऑफ आर्मी स्टाफ है, तीसरा जो उनके पास जो पावर होता है कि वो कॉमनवेल्थ के वो सरबराह है, और फोर्थ जो होता है वो हेड ऑफ चर्च। पुरानी क्वीन जो एलिजाबेथ II जो थी वो समझने के एक हेड थी चर्च ऑफ इंग्लैंड की, जो चर्च ऑफ एंग्लिकन होती है। लेकिन किंग चार्ल्स ने जो चेंज लेके आए, जो बहुत बड़ी चेंज लेके आए कि ही डिडंट साइन कि ना ही इज द डिफेंडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, बट इन्होंने जो साइन किया है कि डिफेंडर ऑफ द फेथ, जिसमें सारे फेथ आ जाते हैं। आपको शायद अंदाजा होगा, भी कुछ रूमर ऐसी आई थी कि किंग चार्ल्स ने जो है ना पिछले साल जो है ना खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ के लोगों से जो है ना अरबी सीखने की क्लासेस ली और उनके साथ प्राइवेट ट्यूशन ली, एंड ही वाज कीन इंटरेस्ट। और अभी जो पिछले महीने जो है ना उन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इमाम को जो खुतबे के लिए अपना एक नोट भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को डिस्कस किया जाए ऑन हिज बिहाफ, जिसमें ना उन्होंने ओपनली जो है इस्लाम को जो है छाए हुए जो मसाइल हैं, जो दुनिया का जो एक नेगेटिव जो है उनके साथ रवैया है, और इस्लाम की जो ताकत है और कुरान की जो ताकत है, जिसमें कुरान जो है उसमें मुस्तहकम किस्म की आयत हैं जो कि सपोर्ट करती हैं सारी इंसानियत, उन्होंने उसको कोट किया। तो उम्मीद ये है कि ना ही विल बी डिफेंडिंग द फेथ। पुरानी गवर्नमेंट में क्या था कि दे वर ओनली डिफेंडिंग देयर ओन फेथ विच इज चर्च ऑफ एंग्लिकन का जो फेथ है, एंग्लिकन का जो चर्च है। लेकिन इस वक्त चेंज बहुत आएगी। ही इज वेरी सॉफ्ट। दूसरी बात ये कि वो पॉलिटिकली तौर पे भी थोड़ा सा जो है वो अपना राय रखते हैं, खासतौर पे एनवायरमेंट के इशू पे जो है ना वो अपना अमजद साहब, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक इस मौके का फायदा उठाते हुए एक और जरूरी सवाल आपसे कर लेता हूं। वो ये है कि जब IMF हमें 2, 4, 5, 6, 8 अरब डॉलर देता है तो हमसे इतनी शराइत मनवा लेता है। आप जैसे एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं हर साल 30 अरब डॉलर भेजते हैं, आप लोगों को वोट का हक भी नहीं दिया जाता। कैसा महसूस करते हैं? क्या आपका इस वक्त मोराल है? व्हाट डू यू फील? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि जो वोट का राइट नहीं देना है ओवरसीज को। देखिए, पावर ही नहीं है जब ओवरसीज जो है इतना बड़ा पैसा भेजते हैं। देखिए, लोग $1 मिलियन जो है ना अपने मुल्क को डोनेट भी करते हैं, देते भी, डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है होता है, इनके जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी और इनके अपने फैमिली के मसाइल हैं, इनके आज से जो करेंसी एक्सचेंज का जो मसला है, एयरपोर्ट पे इनके साथ जो सुलूक है बहुत ही खतरनाक, यानी कि नामुनासिब किस्म का रवैया। तो ये तो हम आदी हो चुके हैं। लेकिन जो सब में बड़ी जो चीज़ है जो कि मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बहुत बड़ा कर्जा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में एक मुस्तहकम गवर्नमेंट होती, सपोज जो कंटिन्यूएशन और जो प्रीवियसली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, और इमरान खान में मैं आपको बताऊं कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन और मैं किसी पार्टी को समझने के उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, आई एम ए नॉन पॉलिटिशियन फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे ये लोगों से मिलके ये एक गट फीलिंग होती है, सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं यार अगर इमरान खान यूके में आ जाते हैं और हमसे कहते हैं 1,000 पाउंड निकालो, 2,000 पाउंड निकालो, कर्जे असना दो, तो हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ऑन हिज बिहाफ के ना हम उस IMF के प्रॉब्लम में ही नहीं चल सकते, हमें उसका जरूरत ही नहीं है। उसके लिए इस ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट लोग उसी पे करते हैं जो कि एक मुस्तहकम गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनली जो है ना एक्सेप्टेड लीडर हो, वो लीडर होना चाहिए पाकिस्तान में जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, जिसको लोग इस रिस्पेक्ट देते हैं, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अभी आप देखिए, आप भागते हैं पैसा लेने के लिए IMF के पास, तो पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं, खुसूसन तौर पे अमेरिका में और UK में, माशाल्लाह वो इतने पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और वेल ऑफ लोग हैं, एफ्लुएंट लोग हैं। अगर ये इस तरह की पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सनैलिटी हो, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जैसे नवाज शरीफ साहब यहाँ पे रहते हैं, वो कभी भी लोकल कम्युनिटी में मिक्स नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है अमजद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इंग्लैंड। और आखिर में बड़ी अच्छी हो रही है कि नवाज शरीफ लंदन में रहते हैं पर लोकल कम्युनिटी में मिक्स नहीं होते। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तानियों को उनका हक ही नहीं देंगे तो फिर किस मुंह से उनके सामने जाएंगे?
पर्दा। और कितनी बड़ी और अच्छी बात कह दी उन्होंने आखिर में तला कि वहाँ रहते हुए वहाँ के लोकल्स को अपना नहीं बना सके, तो यहाँ क्या पाकिस्तान पे आप राज करने की सोच रहे हैं और वहाँ से बैठे बैठे आप यहाँ के लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। खैर ये चीज़ें तो हमारे सोचने चाहिए लोगों को कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन तलहा, क्योंकि आप बॉल प्रेडिक्शंस को बहुत ज़्यादा मिस करें तो मैंने सोचा क्यों ना हम मैच की प्रेडिक्शंस कुछ ले लें उनसा से। वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह हमारे साथ है कि तलहा प्रेडिक्शन ले रहे थे बेग साहब से। मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूँगी उनसा से। सबसे पहले वेलकम कहेंगे उनसा को। उनसा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। उनसा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। उनसा मैच होने वाला है इंग्लैंड और पाकिस्तान का, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी टीम किस तरह परफॉर्म करेगी? ये प्रेडिक्शन क्या है आपकी? आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? जी देखिए, मैंने कार्ड जो है वो इंग्लैंड के है जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और एक कार्ड है पाकिस्तान के लिए द एक्ट्रेस का कार्ड है। दो कार्ड्स जो हैं बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े जो है वो मुझे लगता है कि दोनों टीम्स जो है बहुत मुकाबला कर नजर आ रही हैं, कंपटीशन नजर आ रहा है, हार्ड वर्क नजर आ रहा है, मेहनत से ये दिल से मैच खेलती हुई नजर आ रही है, बहुत पैशन से जज्बाती होकर जो है एक अच्छा मैच जो है वो अवाम को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये कार्ड जो एम्प्रेस का कार्ड, ये क्वीन का कार्ड होता है, मेजर अरकाना का कार्ड होता है, तो यही कहूँगी कि ये पल्ला जो है वो पाकिस्तान का भारी है। तो पाकिस्तान जीता हुआ नजर आ रहा है, इंग्लैंड भी है बहुत अच्छा स्कोर का, और लेकिन ऑब्वियसली मुझे जो एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, तो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। उनसा मैं समझ गई हूँ, आप जब 50-50 कहेंगी ना चांसेस हैं, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा खामोश हो जाऊंगी कि वो आपका डाउटफुल होगा। खैर उनसा देखने में आ रहा है जी आज 50-50 नहीं है, आज जो है बड़ी क्लियर कार्ड्स आए। एग्जैक्टली इसलिए बहुत क्लियरली आपने कहा है कि जी पाकिस्तान विन करता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं भी हैं। अच्छा उनसा पीटीआई के सितारे जो हैं वो इस वक्त उनकी फेवर में नजर आ रहे हैं खान साहब की, क्योंकि हम देख भी रहे हैं उनकी मकबूलियत में जिस तरह से इजाफा हो रहा है। सितंबर का महीना उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है कि वो सितंबर से आगे नहीं रुकेंगे। तो कुछ सितारों में चेंजेस नजर आई आपको? सितंबर का महीना क्या वाकई सियासी सूरत हाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आखिरी हफ्ता कुछ? जी जी देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ओवरऑल जो है पॉलिटिकल सिचुएशन का कार्ड है। ये कार्ड है तो एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत कम्युनिकेशन का कार्ड है। मुझे लगता है हुकूमत कोशिश करेगी पीटीआई के साथ दोस्ती के मामला तय करने की कोशिश नजर आ रही है, बातचीत करती हुई नजर आ रही है। पीटीआई के लिए जो मैंने कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात नजर आ रही हैं के लिए, लेकिन ये हीलिंग का कार्ड है। बहुत जल्द जो भी मुश्किलात से वो लोग गुजर सफरिंग उसको हील होते हुए नजर आ रही है। मुश्किलात जो है वो खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। खान साहब के लिए अच्छा कार्ड है, 100 पेंटिकल्स का कार्ड है। वो नए सिरे से जो है सितंबर में अपनी सियासी एक्टिविटीज शुरू कर बड़ी स्टेबल आ रही है और अवाम भी उनके साथ है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग तरीके से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर में काफी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होंगी, बहुत स्टेबिलिटी। और अगर नून लीग के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। यानी कि मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, और ये लोग जो है वो मुत्तफिक नहीं है, आपस में भी जो है वो यूनिटी नहीं है। तो मुझे लगता है लीग नून को कोई भी अवाम की तरफ से फेल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सख्त क्राइसिस से आहिस्ता ये गुजरेगी पार्टी। इसके मुकाबले में अगर हम पीटीआई की बात करें तो बहुत पॉजिटिव थे। इमरान खान साहब की स्टेबिलिटी का कार्ड है और पीटीआई का भी बहुत अच्छा कार्ड। तो हम अगर दोनों पार्टी को हम कंपेयर तो मजबूत पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की है। हाँ वो तो दिखने में नज़र आ रहा है। अच्छा उन सब मैं आगे बढ़ूंगी और एक आपके फ़ैन हैं, हमारे व्यूअर हैं, मोहम्मद उवैस बंगश नाम है उनका, वो पूछना चाह रहे हैं कि मेरे कार्ड चेक करके बताइए प्लीज़। मोहम्मद उवैस बंगश नाम है उनका, वो देखना चाह रहे हैं कि उनके सितारे क्या कहते हैं करियर के हवाले से और उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। ओके देखिए, कैरियर के लिए तो मोहम्मद बंगश साहब आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आप बहुत सख्त मेहनती हैं,
आप अगर अपना कारोबार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कामयाबी रहेगी। फोकस करने की ज़रूरत है, जितना अपने काम पे आप करेंगे और ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और इस वक्त हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, जितनी इनकम नहीं है उतना ज़्यादा खर्चा नज़र आ रहा है। इसके लिए आप रोज़ाना सदके की नीयत से कोई भी जो है वो सदका दें। कहते हैं जो सदका होता है भूखे को खाना खिलाना, 1 2 3 बंदों जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, 1 वक्त का 2 वक्त का ज़रूर खाना खिलाएं। उसके साथ असर और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़िया का विर्द लाजमी रखें, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इसको आपने रूटीन बना दें। 2 चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और इनकी जो पर्सनल लाइफ है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार, क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, पता नहीं क्या सिचुएशन है। अगर तो ज़्यादा मुझे क्लियर पता चल, रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज हैं, क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूज है, शादी के हैं या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई औरत है, कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ डोमिनेट करती है, कोई इनकी वाइफ है, इनकी वालदा, फिर कोई और किसी से शादी करना चाहते हैं, तो उनको इनके सर पे सवार या उनकी जिंदगी पर सवार नजर आ रही हैं। और वो औरत जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग औरत, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, उनसे एक और कार्ड निकालिएगा, महद नाम है इनका। ये बाहर जाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी अभी बाहर रह रहे हैं, लेकिन ये जर्मनी की साइड पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं और वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इनके लिए क्या सही है वहाँ माइग्रेट करना या नहीं। इस वक्त वो कहाँ पे हैं? इस वक्त वो यूएई में हैं। देखिए, मेरे पास जो कार्ड है यूएई के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। वैसे सफर आ रहा है, मुझे सफर इनका है बहुत जल्द, लेकिन मुझे लगता है कि यूएई में ही रहकर इनको कोई काम शुरू करना चाहिए। टेम्परेरी तौर पर जर्मनी जा सकते हैं, वापस आए, क्योंकि जर्मनी के कार्ड्स इतने नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बंदा काफी, ये शख्स जो है वो बहुत बर्डन का शिकार होगा, बहुत परेशानी का शिकार नजर आ रहा है। और हो सकता है इनकी, आपकी आवाज कट गई, हो सकता है आपने कुछ कहा आगे उनका, आप हो जाएगी और ये वापस यूएई आ जाएंगे। ओके, चलें जी, तो इनके कार्ड्स ही पता चल गए। ये 2 हमारे पास आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनका कार्ड देखा जाए। मेरे इंस्टा पे उन्होंने मैसेज किया था, वर्दा ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम, अगर आप लोग चाहते हैं अपने कार्ड्स भी दिखवाना या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ही मैसेज कर सकते हैं, या बोल के नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। उनसे आप चलते हैं सितारों के हवाले के ऊपर कि ये वीक कैसा रहेगा ज़ोडिएक साइन के लिए। तो आप स्टार्ट कीजिए, एरी से स्टार्ट करें। एरीज से शुरू करते हैं। बुर्ज हुमल हैंगमैन का कार्ड है, तो एरीज वालों के काम इस हफ्ते या के दिन में जो है वो का शिकार आ रहे हैं। काम वक्त पर नहीं होंगे, देर से पहुंच रहे हैं, या कहीं पे फाइनेंशियल डील है या कोई भी ऐसी ऑफर है लेकिन थोड़ा डिले नजर आ रहा है। चीजें हो जाएंगी लेकिन डिले का शिकार है। एम्परर का कार्ड भी, अथॉरिटी उनको मिले, कोई प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस हैं वालों के। अच्छा, टॉरस वालों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ट्रैवल अगर करें तो टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों से मुलाकात करें, जो पुराने दोस्त हैं, जो उनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, उनके साथ दोबारा से अपना कांटेक्ट बनाएं। इसके अलावा कारोबार हाथ से भी अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने की कोशिश करें। टॉरस वालों के लिए शादी की सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है बहुत जल्द टॉरस वाले शादी करें। ये जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनसे, उनके लिए क्लियर कर दें, कुछ मर्द हजरात खुश हो गए होंगे। ये नहीं हुई है वो, ये वक्त बहुत अच्छा है, वो शादी हो जाए तो के लिए लकी रहेगा। जेमिनी तो वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई नया दोस्त बन सकता। मुझे लगता है कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो अगर किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करें, जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सकता है और ज्यादा तरक्की कर सकता है। इनकी सेहत को से थोड़े से अच्छे कार्ड्स नहीं आ रहे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ऑलरेडी अगर जेमिनी वाले जो है वो सेहत हैं तो उनको जो है उनकी हीलिंग हो जाए, सेहत उनकी ठीक हो जाए। जेमिनी के बाद है लियो, नया काम शुरू करें तो लियो वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है, बिगिनिंग का दिन है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम
जॉब अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। के लिए भी बिगिनिंग का कार्ड है तो भी इनके लिए अच्छा है। लियो के बाद आगे बढ़ने से पहले एक कार्ड निकालिएगा विक्टर जॉन के लिए। वो चाह रहे हैं फ्रांस जाना और दूसरी शादी करना चाहते हैं। विक्टर जॉन, अच्छा ठीक है। देखिए विक्टर जॉन के लिए भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, सेम जो पहले आया था द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्ड आता है कि ये जाएं, ये बहुत ज्यादा जिद्दी बंदा है, शादी करेगा। कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन ये बंदा बड़ा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग और अपनी चलाने वाला है, तो ये शादी तो करके रहेगा वर्दा। ओके, उनसर के वक्त की कमी है, टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। दोबारा से आपको कल लेंगे हम अपने शो में और बाकी जितने जवाब पे विक्टर जॉन का दिल हो गया है बाग बाग, गार्डन गार्डन, और वो तैयारी कर रहे हैं फ्रांस जाने की। चलें, इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है। अल्लाह हाफिज़। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।